हेलो दोस्तों, द कार्टेक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में भाग एक, जिसमें वर्णित है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जिसका विस्तार अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 1 का जो भाग 1 है, आर्टिकल 1 क्लाज 1, उसमें 3 चीज़ों का वर्णन है। इंडिया जो कि भारत है, और दूसरी चीज़ जो वर्णित है वो है राज्यों का संघ होगा। तो इंडिया वर्तमान आधुनिकता को दर्शाता है, भारत जो प्राचीन गौरव, प्राचीन परंपरा, प्राचीन रीति रिवाज है उसको दर्शाता है। राज्यों का संघ होगा, इसका क्या मतलब होता है? तो संघ दो होते हैं, एक यूनियन होता है, एक फेडरेशन होता है। फेडरेशन में ये होता है कि राज्य उनसे अलग हो सकते हैं, जैसे कि अमेरिका में, लेकिन यूनियन में ये होता है कि कोई समझौते का परिणाम नहीं है, ये स्वतः शामिल हैं और ये अलग नहीं हो सकते हैं कभी। तो भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि क्लास 2 में जो राज्य क्षेत्र हैं वो क्या क्या है। आर्टिकल 1 का क्लास 2 कहता है वे राज्य एवं उनके राज्य क्षेत्र शामिल होंगे जो अनुसूची 1 में वर्णित हैं। तो अनुसूची 1 में क्या वर्णित है? अनुसूची 1 में जो वर्णित है, अनुसूची 1 में वर्णित है कि वे राज्य जो पहले से हैं, राज्यों के राज्य क्षेत्र, या कोई संघ शासित प्रदेश है तो उसके राज्य क्षेत्र, उसका जो क्षेत्र होगा वो भी शामिल होगा, या भविष्य में भारत सरकार किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहित करती है। एक संप्रभु देश होने के नाते इसके पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकती है। भविष्य में कभी भारत सरकार किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करती है तो उसको भी भारत संघ के राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। तो ये 3 तरीके के राज्य क्षेत्र हैं जिनको भारत संघ में शामिल होता है। इसका मतलब क्या होता है? अनुच्छेद 1 कहना क्या चाहता है? अनुच्छेद कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद ये कहता है कि भारत को एक अविभाज्य संघ के रूप में स्थापित करता है, कि मतलब राज्य अलग नहीं हो सकते, अविभाज्य है, एकता और अखंडता को बनाए रखता है। इसके भीतर राज्य जो हैं भारतीय संघ के, वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपना स्वतंत्र चलाते हैं। हाँ, राज्यों में बटा है, लेकिन वो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बटा है, अलग होने के लिए नहीं बटा है। प्रशासनिक व्यवस्था चलाते हैं। दूसरी चीज ये है कि भारत में जो राज्य हैं वो भारतीय संघीय व्यवस्था के हिस्सेदार हैं, ना कि अलग के से उनकी कोई व्यवस्था है, अलग से उनका कुछ नहीं है। वो भारत के संघीय व्यवस्था में राज्य सदस्य के रूप में होते हैं। जैसे एक परिवार होता है और उसमें अनेक अलग अलग सदस्य होते हैं, वैसे भारत एक परिवार है, राज्य उसके सदस्य हैं जो कि केंद्र की शक्तियों में हिस्सेदार होते हैं। जो केंद्र की शक्तियां हैं, जो बटा है केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र सूची, राज्य सूची में, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। तो केंद्र की शक्तियों में राज्य हिस्सेदार हैं। तो अनुच्छेद 1 यही स्थापित करता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद को शक्ति देता है कि संसद विधि बनाकर ऐसे शर्तों को जिसको वो उचित समझे नए राज्यों का गठन कर सकता है या स्थापना कर सकता है। अब कैसे, कौन कौन राज्य होंगे जिनकी स्थापना कर सकता है? पहला तो ये है कि ऐसा कोई क्षेत्र जो पहले से अस्तित्व में है उसको भारत संघ में शामिल कर सकता है। वे राज्य जो पहले से अस्तित्व में हैं, या वे राज्य जो पहले से अस्तित्व में ना हों, उनको भी शामिल कर सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश पहले से अस्तित्व में था तो वो तो राज्य क्षेत्र में शामिल हो गया, भारत के राज्य क्षेत्र में, लेकिन उत्तराखंड पहले अस्तित्व में नहीं था तो उत्तराखंड को नया बनाया गया। तो नए तरीके से भी जो बनाए जाएंगे जो अस्तित्व में नहीं है उनको भी शामिल कर सकता है बना के। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि भारतीय संसद को अनुच्छेद 3 ये शक्ति देता है कि राज्यों का पुनर्सीमन कर सकती है। पुनर्सीमन मतलब
पुनः सीमा निर्धारित करना। कैसे? पुनर्सीमन करने का अधिकार संसद का किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 3 में। कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, उसके राज्यों को घटा, मतलब उसके क्षेत्र को, उस राज्य क्षेत्र को घटा सकता है या उस राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकता है, या वो उत्तर प्रदेश के नाम में परिवर्तन कर सकता है कि जैसे वो पहले उत्तरांचल था, बाद में उत्तराखंड किया गया, नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। जैसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो टोटल क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर, अब उसको बढ़ा के और कर सकता है, 4 लाख कर सकता है, कम कर सकता है, तो सीमा में भी परिवर्तन कर सकता है। तो परिवर्तन 3 करेगा, क्या क्या? कि राज्य क्षेत्र के जो सीमा है उसको घटा सकता है, बढ़ा सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है और उसकी सीमाओं को बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो पुनर्सीमन का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 3 में। नए राज्यों की स्थापना का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 2 में है। भारत क्या है? भारतीय संघ है, यूनियन ऑफ इंडिया है, वो अनुच्छेद 1 है। तो ये 3 है। लेकिन अब इसके लिए राज्यों के पुनर्सीमन का जो अधिकार है ये कैसे होगा? ऐसे तो हो नहीं जाएगा अचानक संसद एक दिन प्रस्ताव लेके आती है, नियम पारित करती है और पुनर्सीमन हो गया, ऐसे नहीं होगा। आइए देखते हैं कि कैसे होगा। मान लीजिए ये संसद है, यहाँ राष्ट्रपति है, यहाँ एक राज्य है जिसमें परिवर्तन करना है। ये 3 चीज है। यहाँ राष्ट्रपति सबसे ऊपर है। मान लीजिए किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो या नाम में परिवर्तन करना हो, इसमें सीमा या नाम में परिवर्तन करना हो, या क्षेत्र को घटाना हो या बढ़ाना हो, तो क्या होगा? पहले ऐसे मानिए कि जैसे किसी के घर में कोई परिवर्तन करना हो तो उस घर का मत भी जानना अनिवार्य होता है। तो संसद राष्ट्रपति को अनुमोदित करेगा इस चीज के लिए। राष्ट्रपति इस चीज को जानने के लिए कि क्या उस राज्य का विधानमंडल इसमें क्या मत रखता है, विधानमंडल का मत जानने के लिए राज्य को प्रस्ताव भेजता है। अब राज्य इसमें क्या अपना मत रखता है? ये चीज राष्ट्रपति को बताएगा। मान लीजिए विधानमंडल कोई सुझाव देता है, या मना करता है, कुछ भी कर सकता है। राज्य है, उसके अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा है उसके सीमाओं नाम में, तो वो सुझाव भी दे सकता है, कोई सिफारिश भी कर सकता है, मना भी कर सकता है। सिफारिश करेगा, मना भी कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति इसको मंजूरी देंगे। किसको देंगे मंजूरी अधिनियम के लिए? संसद को। संसद अधिनियम पारित करेगी, लेकिन यहां शर्त यह है कि विधानमंडल द्वारा दिया गया कोई सुझाव, कोई सिफारिश या जो कुछ भी मत हो, इसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर राष्ट्रपति किसी प्रस्ताव को विधानमंडल में भेजते हैं तो विधानमंडल को निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जो राष्ट्रपति ने दिया हो उसके भीतर बताना होता है, मतलब निश्चित सीमा के भीतर।
सीमा निर्धारित है, निश्चित सीमा मतलब निश्चित समय में बताना होता है। अब यहाँ मंजूरी देंगे राष्ट्रपति, तब ये संसद में पेश होगा। तो क्या बात हुई? बात ये हुई कि अगर संसद किसी विधानमंडल में किसी राज्य क्षेत्र में नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन या क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का कोई विधेयक लेके आता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। बिना राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के नहीं लाया जा सकता है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति उस राज्य का मत जानने के लिए, उस विधानमंडल का मत जानने के लिए पहले प्रस्ताव भेजता है, जिसको उस विधानमंडल को निश्चित समय के भीतर बताना होता है। अब जो भी बताएगा राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। अब ये अगर पारित होता है तो जो कुछ भी करना होगा, मान लीजिए क्षेत्र घटाया बढ़ाया जा रहा है, नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, जैसे उत्तराखंड उत्तरांचल था 2000 में जब बना, 2006 में उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये प्रक्रिया होगी कि राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बिना पारित नहीं, मतलब संसद में विधेयक नहीं लाया जा सकता है। ये प्रक्रिया है। दूसरी चीज ये है कि संसद और क्या कर सकती है। अब इस प्रक्रिया का मतलब क्या निकल के आएगा कि संविधान संसद को क्या अधिकार देता है, उसके पीछे क्या छिपा है। कि संसद चाहे तो पुनर्सीमन कर सकती है, पुनर्सीमन कर सकती है। शर्त यह है कि मामला अगर संघ से जुड़ा है, स्वयं कर सकती है, मतलब संसद को यह अधिकार है। अगर शर्त यह है कि मामला अगर संघ से है। इसी में दूसरा मतलब ये निकल के आता है अनुच्छेद 3 का कि संसद अपने अनुसार भारत की राजनीतिक का मानचित्र निर्धारण कर सकती है। भारत की राजनीतिक मानचित्रण का निर्धारण कर सकती है। ये उसको अधिकार है। ये आर्टिकल 3 कहता है। तीसरा मतलब क्या निकल के आएगा? तीसरा मतलब ये है कि संघीय व्यवस्था क्षेत्रीय एकता एवं राज्य के अस्तित्व का वर्णन नहीं करती है। वर्णन नहीं करती कि कोई राज्य है तो हमेशा राज्य ही रहेगा, उसका अस्तित्व बना रहेगा, ऐसा नहीं है। संसद उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो संघीय व्यवस्था में आर्टिकल 3 इस चीज की गारंटी देता है कि क्षेत्रीय एकता और राज्य के अस्तित्व का कोई गारंटी नहीं है। ये आर्टिकल 3 कहता है। आइए देखते हैं कि आर्टिकल 4 क्या कहता है।
अनुच्छेद 4। यह अनुच्छेद स्वयं ये घोषित करता है कि भारतीय संसद जो है अनुच्छेद 3 के तहत अगर कोई भी परिवर्तन करती है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 4 स्वयं घोषित करता है कि संसद आर्टिकल 3 में कोई परिवर्तन करती है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो क्या होगा, कैसे? जो विधायी प्रक्रिया होगी साधारण बहुमत पे होगा। साधारण बहुमत से आधा प्लस 1 साधारण बहुमत से प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का उद्भव कैसे हुआ। यूटी एंड स्टेट ओरिजिन ऑफ संघ क्षेत्र एवं राज्यों का उद्भव। संविधान लागू होने से पहले, संविधान सभा का गठन होने से पहले भारत में कैसी व्यवस्था थी, कैसे राज्य थे? तो 2 प्रकार के थे। भारत राज्य क्षेत्र कितने में बटा था? 2 प्रकार में भारत क्षेत्र। एक तो था ब्रिटिश प्रांत, एक था देशी रियासत। दो भागों में बटा था। एक जहां राजा महाराजा अपनी रियासत चला रहे थे, दूसरी तरफ ब्रिटिश शासन जहां पे था उसे ब्रिटिश प्रांत कहा गया और देशी रियासत कहा गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये प्रावधान करता है कि जो ब्रिटिश प्रांत हैं वो तो भारत में हैं, भारत में शामिल होंगे, लेकिन देशी रियासतों को ऑप्शन दे दिया गया। क्या? या तो ये भारत के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं या स्वतंत्र रहें। इनके पास 3 ऑप्शन दिया गया, क्योंकि टोटल जो रियासतें थीं उनमें से 3 रियासत ऐसी थी कि जो भारत में नहीं शामिल होना चाहती थी, स्वतंत्र रहना चाहती थी। बाकी 552 रियासतें तो तुरंत शामिल हो गई। 552 रियासतें तुरंत शामिल हो गई, लेकिन 3 कौन नहीं शामिल हो रही थी? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। 3 नहीं शामिल हो रही थी। जूनागढ़ में स्थिति ये थी कि राजा जो यहाँ का था इसको शामिल किया गया हैदराबाद की पुलिस कार्रवाई से।
इसे जनमत से, कश्मीर को विलय पत्र से, विलय पत्र से, इन तीनों को भी शामिल कर लिया गया। लेकिन इसके साथ साथ जब संविधान लागू हुआ, व्यवस्थाएं चलने लगी, तो भारत में खासकर दक्षिण राज्यों में, जो भारत के दक्षिण राज्य हैं, वहाँ भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की मांग उठने लगी। उन्नीस सौ 50 में जब संविधान लागू हुआ, तब राज्यों की स्थिति, 1950 में राज्यों की स्थिति, कितने राज्य थे, कितने प्रकार के? यहाँ 4 प्रकार के राज्य थे। का, खा, गा। इसमें केवल एक राज्य शामिल था, अंडमान निकोबार। का में वो राज्य शामिल थे जहां गवर्नर का शासन था। का में वे राज्य जहां गवर्नर का शासन था। दूसरे में वो शामिल थे जहां विधानमंडल के साथ, विधान मंडल के साथ शाही शासन था। तीसरे में देशी रियासतें थीं। राजा महाराजा जहां शासन करते थे। ये 3 प्रकार के। देशी रियासत नहीं कह सकते हैं, ये मुख्य आयुक्तों का शासन जहां था, मुख्य आयुक्तों का शासन।